चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। बिना समय गंवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों को देखा जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। संक्रमण तत्वों के प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा गया है और अंतः संक्रमण तत्व के श्रेणी में एफ ब्लॉक में 14-14 तत्वों को रखा गया है। इन दोनों में हम अंतर भी देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है वो। चलिए इस चैप्टर में हम संक्रमण तत्वों और अंतः संक्रमण तत्वों, उनके बीच में अंतर, मतलब डी और एफ ब्लॉक में अंतर, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर, K2Cr2O7 के बनाने की विधियां, साथ ही कुछ और अन्य प्रश्नों को इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि करके संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरी तरह से देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 के बीच रखे गए तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जिनकी 4 श्रेणियां हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सामान्य सूत्र n-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है। और इनकी 4 श्रेणियों को एक एक करके देखते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के 10 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिनका सामान्य सूत्र 3D1 to 10 4S1 to 2 होता है। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीय संक्रमण श्रेणी को समझने से पहले कुछ कॉमन बातें इन श्रेणियों के बारे में समझ लेते हैं। प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा गया है, चाहे प्रथम संक्रमण तत्व होंगे, चाहे द्वितीय संक्रमण तत्व होंगे, चाहे तृतीय संक्रमण तत्व होंगे, चाहे चौथे संक्रमण की जो श्रेणी है उनमें 10-10 तत्वों को रखा गया है। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे प्रथम संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जा रहा था, इसलिए इसे 3D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। जैसे द्वितीय संक्रमण तत्व हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में जाएगा, जिससे इस श्रेणी को 4D श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। जैसे तृतीय संक्रमण श्रेणी को पढ़ेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, जिससे उस श्रेणी को 5D श्रेणी के नाम से जानेंगे। अगला पढ़ेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा, तो उस श्रेणी को 6D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के 10 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सामान्य सूत्र भी लिखा है 3D1 to 10 NS 3D1 to 10 4S1 to 2 होता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें एट्रियम से लेकर कैडमियम तक के 10 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इस श्रेणी को 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसका सामान्य सूत्र 4D1 to 10 5S1 to 2 होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसमें लैंथेनम 57 और हैफनियम 72 से मरकरी 80 तक के 10 तत्वों को रखा गया है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 5D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, जिससे इन्हें 5D श्रेणी के तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसका सामान्य सूत्र 5D1 to 10 6S1 to 2 होता है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा जा रहा है और अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D 4D 5D, और अब चौथी संक्रमण श्रेणी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6D में प्रवेश करेगा, जिसे 6D श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखते हैं चौथी संक्रमण श्रेणी में किन किन तत्वों को रखा गया है। एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 और अनंडियम 112 तक के 10 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करता है, जिसे 6D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम थोड़ा सा बात करेंगे संकर तत्वों की विशेषताओं के बारे में और फिर उनसे बनने वाले 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो संकर तत्वों की विशेषताएं। संकर तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संकर तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकर तत्व रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। संकर तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। संकर तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। संकर तत्वों को पृथक करना कठिन होता है। आगे हम इसके अंतर के बाद हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं अंतः संकर तत्व किसे कहते हैं, मतलब एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। अंतः संक्रमण श्रेणी। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को अंतः संकर तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को वर्ग 3 के अंतर्गत रखा गया है। वर्ग 3 में होने के बावजूद अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में जाने के कारण इन्हें डी ब्लॉक से अलग रखा गया है। मतलब आप सभी ने देखा कि इसे रखा गया वर्ग 3 में ही है और संकर तत्व भी वर्ग 3 में रखे गए थे, लेकिन वो 3 से 12 ये पर्टिकुलर 3 में, लेकिन उन तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में नहीं जाता है तो एफ कक्षक में जाता है, जिसलिए इसे अलग से एफ ब्लॉक में रखा गया है। इन तत्वों को अलग से एफ ब्लॉक में रखा गया है, डी कक्षकों से अलग, डी ब्लॉक से अलग, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सामान्य सूत्र n-2 F1 to 40 n-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है। अंतः संक्रमण तत्व की 2 श्रेणियां हैं। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस श्रेणी में लैंथेनम 57 को छोड़कर सीरियम 58 और ल्यूटेरियम 71 तक के कुल 14 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 उपकोष में प्रवेश करता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र 4F1 to 40 5D1 to 10 6S1 to 2 होता है। जैसा कि हमने देखा कि संक्रमण तत्वों के प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होते थे और अंतः संक्रमण तत्व की प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्व होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी में एक्टिनियम 89 को छोड़कर थोरियम से लेकर लारेंसियम तक, इस श्रेणी में एक्टिनियम 89 को छोड़कर थोरियम से लेकर लारेंसियम 103 तक के कुल 14 तत्वों को रखा गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में जाता है, इसलिए 5f श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। जैसा कि हमने संकर तत्व में पढ़ा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा था तो उसे 3D श्रेणी के नाम से, द्वितीय में 4D में जा रहा था तो 4D श्रेणी के नाम से, ऐसे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में गया तो 4f श्रेणी के नाम से, और द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में गया तो इसे 5f श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसका सामान्य सूत्र 5F1 to 14 6D1 to 10 7S1 to 2 होता है। इसके बाद हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर। जैसा हमने अभी पढ़ा है, डी ब्लॉक के तत्वों को संकर तत्वों के नाम से जानते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संकर तत्वों के नाम से जानते हैं, अंतः संकर तत्वों के नाम से जानते हैं। तो हम आपको एक एक करके अंतर बता देते हैं, आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे। जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, हमने भी पढ़ा है, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता था, और जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा। तीसरा अंतर देखा जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा गया था, जबकि एफ ब्लॉक की प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्वों को रखा गया है। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में दुर्बल मात्रा में पाए जाते हैं। और अगला अंतर देखा जाए तो डी ब्लॉक के तत्व
प्रथम और अंतिम NS व N-1D अपूर्ण होते हैं, जबकि F ब्लॉक प्रथम और अंतिम NS N-1D और N-2F अपूर्ण होते हैं। अपने नोट कॉपी में इस तरह इनके बीच अंतर भी लिख लेंगे। अब हम संकर तत्वों की विशेषताओं से बनने वाले 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं आपको। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संकर तत्व की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। संकर तत्व की विशेषताओं में जैसा कि पहली विशेषता है कि संकर तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी नोट कॉपी में लिख लेंगे इसको, मैं बोल रहा हूं। संकर तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनमें N-1D तथा NS कक्षक में ऊर्जाओं में विशेष अंतर नहीं होता है। जो संकर तत्व की परिवर्ती संयोजकता की बात कर रहे हैं हम, तो संकर तत्व के परमाणुओं में N-1D तथा NS कक्षकों में ऊर्जाओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, जिसके कारण N-1D कक्षक में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं। और संयोजी कोष में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व उतनी अधिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का प्रमुख कारण कक्षकों का अपूर्ण होना है। जो संकर तत्व होते हैं उनके कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। इसलिए संकर तत्व अधिकांशतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जहाँ अगला देखा जाए जो बहुत बार आता है, संकर तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो संकर तत्व के परमाणुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्र है वो अधिक होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, संकर तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो जो संकर तत्व होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्र जो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं। जब किसी का पृष्ठीय क्षेत्र अधिक होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। और अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसीलिए जो संकर तत्व होते हैं अधिकांशतः उत्प्रेरकों की भांति कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। जिंक, कैडमियम, पारा डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संकर तत्व की भांति क्यों नहीं होते हैं? संकर तत्व क्यों नहीं कहलाते हैं? मुझे याद आ रहा है 2012-13 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जिंक, कैडमियम, पारा के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों के संयोजी कोष N-1D तथा NS कक्षक पूर्णतः भरे होने के कारण, जिसके कारण ये तत्व संकर तत्वों से अलग रखा गया है। संकर तत्वों की पहली एक खासियत है कि इनके जो कक्षक होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, लेकिन जो जिंक, कैडमियम और पारा है इनके कक्षक पूर्णतः भरे हुए होते हैं। अब हम अगला जो क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं वह है लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं। लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण लिखिए। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। लैंथेनाइट तत्वों के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर, लैंथेनाइट तत्वों के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर लैंथेनाइट तत्वों के परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या या आकार छोटा होने लगता है। फिर से देखिएगा, परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार क्या होगा? छोटा होने लगेगा। इस प्रकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर परमाणु त्रिज्या का छोटा होना लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणुओं का क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा आकार और उसकी त्रिज्या क्या होने लगेगी? छोटी होने लगेगी। इसका कारण क्या होता है अब ये समझते हैं। लैंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर अतिरिक्त आने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी दो कोष में प्रवेश नहीं करता है। लैंथेनाइट तत्वों के जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो जो अतिरिक्त आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी दो कोष में प्रवेश नहीं करके बल्कि उसके पूर्व की कक्षा में प्रवेश कर जाता है तथा नाभिक का नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है। इन उपरोक्त कारणों से लैंथेनाइट तत्वों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या और उसका आकार छोटा होने लगेगा और यही घटना लैंथेनाइट संकुचन कहलाती है। और ये होता क्यों है? जैसे परमाणु क्रमांक वृद्धि होती है तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जहाँ उसे जाना चाहिए, जो उसके संयोजी कोष हैं वो उसमें नहीं पहुँचता,
उससे पहले की कक्षा में ही प्रवेश कर जाता है, जिससे नाभिक का नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इस कारण ये संकुचन उत्पन्न होते हैं। जब ये संकुचन उत्पन्न होता है तो परमाणु या नाभिक पर क्या प्रभाव होता है? तो नंबर 1 है परमाणु आकार। जैसे ही लेंथेनाइड संकुचन होगा, लेंथेनाइड संकुचन होगा जैसे ही लेंथेनाइड संकुचन होगा, परमाणु का आकार क्या होता है? लेंथेनाइड संकुचन में परमाणु का आकार घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। विद्युत ऋणात्मकता। जैसे लेंथेनाइड संकुचन होगा तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। जैसे ही लेंथेनाइड संकुचन होगा तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होगी। और आयनन विभव। लेंथेनाइड संकुचन के कारण उनके तत्वों में जो परमाणु की वृद्धि होती है, लेंथेनाइड तत्वों में जो परमाणुओं में वृद्धि होती है, उसके कारण आयनन विभव में भी वृद्धि होती है। आयनन विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये इस तरह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपने पढ़ा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर तैयार करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है लेंथेनाइड किसे कहते हैं? इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो अभी हमने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सीरियम से ल्यूटेरियम तक के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। सीरियम 58, ल्यूटेरियम 71। और ये तत्व लेंथेनम से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इसको लेंथेनाइड कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कहीं से प्रारंभ होती है तो हम लोग उसके नाम से उस गली को जाने लगते हैं। उसी तरह से सीरियम से ल्यूटेरियम तक के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, लेकिन इसमें जो पहला तत्व होता है वो लेंथेनम होता है, इसलिए लेंथेनम को होने के कारण इसको हम लेंथेनाइड तत्व के नाम से जानते हैं। इसके अनुप्रयोग देखें तो पॉलिश के निर्माण में, पहला अनुप्रयोग है इसका पॉलिश के निर्माण में, उत्प्रेरक के रूप में, भंजन क्रिया में और अपचयन की क्रिया में हम लेंथेनाइड का यूज़ करते हैं। इसके बाद है एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं? इसके अनुप्रयोग लिखिए। थोरियम से लेकर लारेंसियम तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये तत्व एक्टिनियम से प्रारंभ होते हैं, जिसके कारण से एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा था लेंथेनाइड तत्व कहाँ थे? सीरियम से ल्यूटेरियम थे, लेकिन उसका जो पहला तत्व था वो कहाँ से प्रारंभ होता है? लेंथेनम से प्रारंभ हो रहा था। अभी हमने पढ़ा है कि लेंथेनाइड तत्व जो सीरियम से ल्यूटेरियम तक थे, लेकिन वो प्रारंभ किससे हो रहे थे? लेंथेनम से, जिसे लेंथेनाइड कहा गया। यहाँ भी वैसी ही कंडीशन है। थोरियम से लारेंसियम तक के तत्व हैं को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, लेकिन इसका जो पहला तत्व है वो एक्टिनाइड होता है, एक्टिनियम होता है, जिसके कारण से एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके अनुप्रयोग में देखें तो उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, प्रयोगशाला में क्षारीय तत्वों के रूप में इसके प्रयोग होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनमें से खास ये बात है कि दोनों क्वेश्चन अंतर के रूप में आता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में आपस में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में क्या अंतर है, एक एक करके देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड श्रेणी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, और जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5p कक्षक में प्रवेश करते हैं। ये अंतः संक्रमण तत्व की श्रेणी है, एक लेंथेनाइड श्रेणी है और एक एक्टिनाइड श्रेणी है, जिसे हम 4f और 5p में प्रवेश कर रहे हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों से बने यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों से बने यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी इन तत्वों को प्रथम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी को द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। हमने कहा ना, जब हम लेंथेनाइड पढ़े उससे पहले हमने पढ़ा था अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो उसमें हमने प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी पढ़ी थी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश कर रहा था, इसलिए इसे 4f श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक्टिनाइड हमने इसमें द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी पे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5p कक्षक में प्रवेश कर रहा था, जिसे उसे
5F श्रेणी के नाम से जानते थे। इन तत्वों को द्वितीय अंतः संपूर्ण तत्व कहते हैं। अगला अंतर देखें, लैंथेनाइड तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एक्टिनाइड तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लैंथेनाइड श्रेणी में प्रीमिथियम के अलावा सभी तत्व अरेडियोधर्मी होते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में प्रीमिथियम के अलावा सभी तत्व अरेडियोधर्मी होते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी में सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कई बार पेपर में आया है अंतर के रूप में, इसे आप जरूर तैयार करके चलेंगे। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, K2CrTO7 बनाने की विधि। क्रोमाइड अयस्क की सहायता से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे करते हैं और इसके बनाने की विधि देखते हैं हम लोग। क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे होगा। सर्वप्रथम क्रोमाइड अयस्क को पीसकर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना मिलाकर वायु की उपस्थिति में परिवर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं और वर्जित द्रव्य मिलाकर मिश्रण को फिल्टर करते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। मतलब क्रोमाइड अयस्क से हमने सोडियम क्रोमेट बनाना है, जो कैसे प्राप्त होगा। क्रोमाइड अयस्क को पीसेंगे, उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, साथ में भिजा हुआ चूना, वायु की उपस्थिति में एक भट्ठी है इसमें गर्म कर देंगे। इसके बाद वर्जित द्रव्य मिलाकर उस मिश्रण को फिल्टर करेंगे तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होगा। ये तो हिंदी थी। अब इसके समीकरण को देखते हैं और अवक्षेप के रूप में फेरिक ऑक्साइड शेष रहता है। हिंदी में देखेंगे, अब इसको समीकरण में देखेंगे। हम इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। हमने क्रोमाइड अयस्क लिया, FeOCr2O3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में प्राप्त हुई। साथ ही सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइड अयस्क से हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो गया और अब फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, Fe2O3 प्राप्त हो गया। देखिए Na2CO3 यह Na2 प्लस में टूटा और Fe2 पॉजिटिव Cr2O3 नेगेटिव ये माइनस में टूटा और ये प्लस में, तो FeO और इधर से हाफ O मिलके Fe2O3 बना दिया फेरिक ऑक्साइड, और Na2 ये प्लस का और ये माइनस में आपस में ऐड हो गए तो सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 बन गया। ठीक, इनकी बैलेंसी के लिए हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर Fe2O3 हो गया। अब सोडियम की बैलेंसी देखें तो Na2 तो यहाँ 4 यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 Na2 हो गया। Cr2O3 था 2Cr, 2 4 हो रहा था तो ये 4Cr हो गया। इस तरह ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब हमने सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो गया है। अब सोडियम क्रोमेट से हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे और जब सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं सोडियम डाइक्रोमेट का बनना। सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें H2SO4 के साथ सोडियम डाइक्रोमेट को गर्म करना पड़ेगा और अपक्षेप के रूप में सोडियम सल्फेट बाहर प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। जब सोडियम क्रोमेट को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है और अपक्षेप के रूप में जली सोडियम सल्फेट बाहर निकलता है। देखते हैं Na2CrO4 यहाँ लिख लिया हमने, Na2CrO4 ये 2 बैलेंसी है और इसको H2SO4 के साथ गर्म कर दिया तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, Na2CrO7 प्राप्त हो गया। यहाँ क्या था, Na2CrO7 था, सॉरी O4 था और प्राप्त हो गया हमें Na2Cr2O7। साथ में ये S पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में टूटा तो सोडियम SO4 के साथ चला गया, प्लस माइनस आपस में ऐड हो गया तो सोडियम सल्फेट प्राप्त हो गया, Na2SO4 प्राप्त हो गया। साथ ही है Na2Cr2O7 बैलेंसी के लिए हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब हमने सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण
करना है तो देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनना। जब प्राप्त सोडियम क्रोमेट में KCl डालकर गर्म करते हैं तब पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है और अवक्षेप के रूप में सोडियम साल्ट बाहर निकलता है। यहाँ हम देखेंगे जैसे हमने सोडियम क्रोमाइट X से क्रोमेट प्राप्त किया और सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। अब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करेंगे, मतलब Na2Cr2O7 से जब इसमें हमने KCl डाल दिया तो यह K प्लस में और Cl माइनस में टूटा, तो K और Na2 प्लस में और Cr2O7 माइनस में टूटा, तो ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया। जब ये इसके पास आया तो यह बना दिया K2Cr2O7 और ये आपस में बना दिए NaCl। इस तरह हमें सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया K2Cr2O7 और 2NaCl, मतलब सोडियम का सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, यह जल में विलय होता है, मतलब मोटा माटी कहा जाए तो यह ठंडे जल में विलय होता है। यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह नारंगी लाल होता है। इसका गलनांक, पोटेशियम डाइक्रोमेट का गलनांक 396 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम भौतिक गुण के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। K2Cr2O7 के रासायनिक गुण में देखेंगे सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जब K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2SO4 के साथ होती है तो हमें पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण होता है। देखेंगे थोड़ा इनकी बैलेंसी कैसे होगी। यहाँ हम 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 हो जाएगा और यहाँ 3/2 तो O बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। 3s2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे हमने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तो यह पोटेशियम क्रोमेट बदल गया, K2Cr2O4 बदल गया। इसके बाद दूसरा इसका रासायनिक गुण है KOH के साथ क्रिया। इसका दूसरा रासायनिक गुण है KOH के साथ क्रिया। जब K2Cr2O7 की क्रिया KOH के साथ होती है तो पोटेशियम क्रोमेट ही बनता है। K2Cr2O7 से जब KOH की क्रिया होती है तो पोटेशियम क्रोमेट का ही निर्माण होता है। साथ ही अवक्षेप के रूप में जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में जल प्राप्त होता है। वैलेंसी देख लेते हैं इनकी। यहाँ तो ठीक है K2 बस यहाँ 2 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें और तो यहाँ 2 का, और ये ठीक है। अब बैलेंस हो गया समीकरण। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट था, हमने KOH के साथ क्रिया करा दी तो यह पोटेशियम क्रोमेट बन गया, साथ में जल निकल गया। जब K2Cr2O7 पर ऊष्मा का प्रभाव होता है तो क्या होता है देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऊष्मा का प्रभाव, ये तीसरी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। जब K2Cr2O7 पर ऊष्मा का प्रभाव होता है तो पोटेशियम क्रोमेट व डाइक्रोमियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और इसकी बैलेंसी अब देख लेते हैं तो यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2, इसमें Cr2O 1 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 3। अब ये देख लेते हैं समीकरण बैलेंस हो गया है। 2 2 4 4 हो गया, Cr2 2 2 4 Cr हो गया यहाँ पर 2 2 4 और O 3 3। ठीक है, बैलेंस हो गया है। इस तरह आप बैलेंसी कर लेंगे। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट और इसका नाम है डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। नाम जरूर लिखेंगे आप। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं का नाम जरूर लिखा कीजिए, इम्पोर्टेंट होता है। चौथा देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब होती है तो क्या होता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तब क्या होता है। रासायनिक गुण चौथा देख लेते हैं। K2Cr2O7 की क्रिया जब H2SO4 और पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम ट्राइसल्फेट प्राप्त होते हैं। बैलेंसी देख लेंगे इनकी।
और तो यहाँ पर 1 और H बैलेंस करना है हमें, तो यहाँ कर देंगे Cr2O3, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 6 और यहाँ 7s2 और इधर I बैलेंस करना है, 6 चाहिए हमको, I हो गया। और K को बैलेंस करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, K2 हो गया और Cr2OSO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस समय से ये समीकरण बैलेंस हो गया। ये चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।